तो हाँ, ये ध्वनन व्यापार है। और स एव स च स ध्वनन व्यापार प्राग्वृत्तम मने पूर्वम उपस्थितम व्यापारत्रयम् अभिधा तात्पर्य लक्षणात्रयम् न्यकुर्वन् तिरस्कुर्वन् प्रधानभूतः भवति काव्ये। अतः व्यापारापेक्षया ध्वनन व्यापारः यः वर्तते स एव प्रधानभूतः अस्ति, काव्यस्य आत्मा अस्ति। यद्यपि काव्य की आत्मा कहा गया है व्यंग्य अर्थ को, ध्वनन व्यापार को नहीं कहा गया है आत्मा। किंतु यदि व्यापार की दृष्टि से विचार करें तो काव्य का प्रधान व्यापार आत्मस्थानीय व्यापार कौन होगा, तो ध्वनन व्यापार ही होगा। तो व्यापार की दृष्टि से ये कह रहे हैं कि प्रधान भूतः काव्यात्मा ध्वनन व्यापारः अस्ति। आप मूल जब देखेंगे तो मूल में ये जो है सो लिखा है कि क्वचिद वाच्ये ये विधि रूपे प्रतिषेध रूपः, कि प्रतीयमान अर्थ कहीं प्रतिषेध रूप होता है और वाच्य होता है विधि रूप। उसी का उदाहरण भ्रम धार्मिक दिया गया। तो इसमें प्रश्न होता है कि नायिका जो यहाँ पर कह रही है तो उसका अंतिम व्यंग्य अर्थ है उसका नायिका का प्रयोजन। स्वच्छंद विहारः एव प्रयोजनम अस्ति, कि ग्रामे भ्रम अत्र न भ्रम, गोदावरी तटे न भ्रम। तो भ्रमण निषेधः यः वर्तते सह अपि व्यंजना व्यापारस्य विषयः वर्तते, अर्थात व्यंग्यः अस्ति, ध्वनन व्यापारस्य विषयः अस्ति। और तेन गोदावरी तटे भ्रमण प्रतिषेधेन नायिकायाः प्रयोजनं किम सिद्ध्यति, स्वच्छंद विहारः। स्वच्छंद विहारः यः वर्तते स एव वस्तुतः अंतिमः प्रतीयमानः अर्थः अस्ति। किंतु मध्ये निषेध रूपः प्रतीयमानः अर्थः अत्र प्रतीयते। तो यद्यपि भ्रम धार्मिक इत्यत्र यह ध्वनन व्यापारः वर्तते तस्य विषयः प्रयोजनम् अस्ति, नायिकायाः स्वच्छंद विहार रूपं प्रयोजनं वर्तते। तथापि ध्वनिकारेण व्यंजना व्यापारस्य विषयः यत्र भ्रमण निषेधः उक्तः। यतो हि विधि रूप वाच्यस्य ज्ञानात् अनन्तरं सर्वप्रथमं
निषेध रूप एव अर्थ प्रतीयते और निषेध रूपस्य अर्थस्य प्रतीतेः अनंतरम स्वच्छंद विहार रूपः अर्थ प्रतीयते। निषेध प्रतीतिम विना स्वच्छंद विहार रूपः अर्थ ज्ञातुम न शक्यते। अतः अत्र ध्वनन व्यापारः यः वर्तते स प्रयोजन विषयः वर्तते। प्रयोजनं स्वच्छंद विहारः अस्ति विषयः यस्य सः प्रयोजन विषयः अस्ति। तथापि निषेध विषयः स अत्र वृत्तिकृताय आनंदवर्धनेन उक्तः। कारणं तत्र अस्ति निषेध प्रमुखतया। निषेधः यः वर्तते स एव प्रारंभे भासते मुखे प्रतीयते। स्वच्छंद विहार रूपात् प्रयोजनात् पूर्वं प्रमुखतया अर्थात प्रारंभे, मुख शब्दस्य अर्थ प्रारंभः वर्तते, तर्हि प्रारंभे निषेधः एव प्रतीयते। तो निषेधस्यैव प्रमुखतया पूर्वं प्रतीयमानतया इति अर्थः कर्तव्यः। यथा सर्वेषु अवयवेषु मुखम एव पूर्वं दृश्यते तथैव अत्र स्वच्छंद विहार रूप प्रयोजन ज्ञानापेक्षया पूर्वं निषेध रूपः एव अर्थः ज्ञायते। तो निषेधस्य प्रमुखतया प्रारंभे मुखवत प्रतीयमानतया ध्वनन व्यापारः यत्र निषेध विषयः उक्तः आनंदवर्धनेन, यद्यपि स ध्वनन व्यापारः प्रयोजन पर्यन्तं गच्छति, अतः प्रयोजन विषयः स ध्वनन व्यापारः अस्ति। तर्हि सच प्राग्वृत्तं व्यापारत्रयं न्यक्कुर्वन् प्रधानभूतः काव्यात्मा वर्तते इति आशयेन प्रयोजन विषयः अपि स ध्वनन व्यापारः अत्र निषेध प्रमुखतया, निषेधस्य पूर्वं प्रतीयमानतया निषेध विषयः ध्वनन व्यापारः यत्र उक्तः प्रतीयमानार्थः आनंदवर्धनेन निषेधः एव उक्तः। यद्यपि प्रतीयमानार्थः अंतिमः वर्तते नायिकायाः स्वच्छंद विहारः। स्वच्छंद विहारः। इदानीं कथयति अत्र वस्तुतः लक्षणायाः अवसरः नास्ति। भ्रमधार्मिक इत्यत्र लक्षणायाः अवसरः नास्ति, किन्तु अभ्युपगम मात्रेण तथा लक्षणायाः प्रसंगः अत्र दर्शितः। अत्र लक्षणायाः प्रसंगः एव नास्ति, तथापि अभिनवगुप्तः वदति यत् कथंचित् कश्चित् लक्षणां मन्येत तर्हि तस्य मतम् अभ्युपगम्य अत्र लक्षणायाः प्रसंगः उक्तः। तो अभ्युपगम मात्रेण इदम् उक्तं वर्तते। अत्र वस्तुतस्तु न त्वत्र लक्षणा, अत्र लक्षणा नास्ति। यतो हि लक्षणा यत्र भवति तत्र वाच्यार्थः अत्यंत तिरस्कृतः भवति अथवा अर्थांतर संक्रमितः भवति। अत्र यः विधि रूपः वर्तते वाच्यार्थः न अत्यंत तिरस्कृतः अस्ति नापि अर्थांतर संक्रांतः अस्ति।
अतः यत्र लक्षणायाः प्रसंगः नास्ति अभ्युपगम मात्रेण इदमुक्तम् न तु अत्र लक्षणा अत्यंत तिरस्कृत कृतत्व अन्य संक्रमणयोः अभावात् वाच्ये यत् अत्यंत तिरस्कृतत्वं भवति अर्थांतर संक्रमणं च भवति तयोः अत्र अभावः वर्तते तर्हि तयोः अभावात् तत्र लक्षणा न भवति। पुनः प्रश्नः उच्यते भ्रमधार्मिक इत्यत्र अर्थशक्ति मूलः ध्वनिः स्वीक्रियते यतो हि यत्र सर्वे शब्दाः पर्याय परिवृत्तिं सहन्ते अतः अर्थशक्ति मूलः यत्र ध्वनि अस्ति। तर्हि अत्र अर्थशक्ति मूले वाच्यार्थः ज भवति स अन्यम अर्थं बोधयति तर्हि वाच्यार्थस्य तिरस्कारः कथं न स्वीकरणीयः। तर्हि उच्यते अर्थशक्ति मूलध्वनौ लक्षणायाः अवसरः नास्ति। अर्थशक्ति मूलध्वनौ लक्षणा न भवति स ध्वनिः हि अभिधा मूलध्वनिः अस्ति। न च अर्थशक्ति मूले अस्याः लक्षणायाः व्यापारः भवति। एवं शब्दः तु एक एव भवति किंतु तत्र व्यापाराणां भेदः स्वीक्रियते। तत्र व्यापार भेदस्य कारणं वर्तते सहकारी भेदः। यभिधायाः सहकारी वर्तते संकेतः। संकेते सत्येव यभिधा अर्थं बोधयति। या लक्षणा वर्तते तस्याः सहकारी वर्तते मुख्यार्थ बाधादि। तो मुख्यार्थ बाधादि तस्य सहकारी वर्तते कारणं वर्तते। अतः कारण भेदात् कार्य भेदः भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। घटः भिन्नः अस्ति पटः भिन्नः अस्ति कारण भेदात्। तो कारण भेदः वर्तते घटस्य मृत्तिका कारणं पटस्य तन्तवः कारणानि सन्ति। तो कारण भेदात् पदार्थ भेदः भवति। एवं कार्य भेदादपि पदार्थ भेदः भवति। घटेन जलाहरण रूपं कार्यं भवति पटेन तु आच्छादन अंगाच्छादन रूपं कार्यं भवति। तो कारण भेदात् कार्य भेदाच्च पदार्थ भेदः स्वीक्रियते। अत्र कारण भेदः अपि वर्तते कार्य भेदः अपि वर्तते। यविधायाः सहकारी भवति संकेतः। तो
कारणम अस्ति तस्य संकेतः अभिधा व्यापारस्य कार्यम किम वर्तते तो संकेतितार्थः तस्य विषयः वर्तते तो संकेतितार्थबोधकत्वं विषयः यह वर्तते तो संकेतितार्थ विषय बोधनम कार्यम अस्ति तस्य तस्याः या लक्षणा वर्तते तस्याः लक्षणायाः मुख्यार्थबाधादि कारणम अस्ति और मुख्यार्थ संबद्धः अर्थः अनया बुध्यते तात्पर्य वृत्ति ही या वर्तते तस्याः सहकारी भवति योग्यता कांक्षा सत्तयः सह कारिण्यः भवन्ति एवं च अन्वयार्थः वाक्यार्थः तया बोध्यते और ध्वनन व्यापारेण व्यंजनया तु त्रिभ्यः अर्थेभ्यः भिन्नः चतुर्थः अर्थः बोध्यते कारणं तस्य वर्तते प्रतिभा नैर्मल्यम् प्रकरणादि ज्ञानम श्रोतुः प्रतिभायाः नैर्मल्यम निर्मला प्रतिभा इत्यादि सहकारी कारणं भवति तदेव यत्र उच्यते सहकारी भेदाच्च शक्ति भेदः स्पष्टः एव कारण भेदात् सहकारी भेदः भवत्येव यदि शब्दस्य सहकारी व्याप्ति ज्ञानं भवति पक्षधर्मता ज्ञानं भवति तदा शब्दे अनुमापकत्व व्यापारः भवति कदा विवक्षावगतौ विवक्षायाः यदा अवगतिः भवति एतद् विषये तृतीये उद्योते उक्तं वर्तते यत् कश्चित् शब्दं प्रयुङ्क्ते वाक्यं प्रयुङ्क्ते कोई व्यक्ति वाक्य का प्रयोग कर रहा है इस वाक्य प्रयोग से हम अनुमान करते हैं कि ये कहना चाहता है इसमें विवक्षा है तो वक्तृनिष्ठ विवक्षा का अनुमान होता है शब्द से क्योंकि प्रयुज्यमान शब्द का विवक्षा के साथ व्याप्ति है तो अयम पुरुषः विवक्षावान वर्तते एतदर्थ बोधक शब्द प्रयोगवत्वात् यह एतदर्थक शब्द प्रयोगवान न भवति स न विवक्षावान भवति यथा अहम कि अहम शब्दम न प्रयुक्तवान अतः अहम विवक्षावान नास्मि तो रामः घटानयन विषयक विवक्षावान घटानयन विषय बोधक शब्द प्रयोगवत्वात् यह
घटानयन विषयक शब्द प्रयोग घटानयन विषयक विवक्षावान भवति स एतादृशम शब्दम प्रयुंक्ते यथा श्यामः इत्यादि, और यह न प्रयुंक्ते स विवक्षावान न भवति। तो शब्देन विवक्षायाः अनुमानं भवति, शब्दस्य विवक्षया सह व्याप्ति वर्तते। तब व्याप्ति रूप कारणस्य भेदात् विवक्षायाः अनुमापकत्व व्यवहारः व्यापारः शब्दे भवति, किंतु विवक्षायाः विषयः यः भवति अर्थः, तम अर्थं प्रति शब्दस्य अभिधादि रूपः व्यापारः भवति। विवक्षायाः अनुमापकः भवति शब्दः, किंतु वक्तुः विवक्षायाः विषयः यः अर्थः तस्य अर्थस्य बोधं प्रति शब्दस्य अभिधा लक्षणा तात्पर्य ध्वनन रूपाः व्यापाराः स्वीक्रियन्ते। जी। तो एवं सहकारी भेदात् शक्ति भेद भवति। तो व्याप्ति ही यदा सहकारिणी भवति तदा शब्दे विवक्षायाः अनुमापकत्व रूपः व्यापारः भवति। तो तस्य एव यथा तस्य एव शब्दस्य व्याप्ति स्मृत्यादि सहकृतस्य व्याप्तेः या स्मृतिः वर्तते स्मरणं, तदादि सहकृतस्य शब्दस्य विवक्षावगतौ विवक्षायाः बोधने अनुमापकत्व व्यापारः भवति। यदा तु अक्षादि सहकृतस्य वा विकल्पकत्व व्यापारः, विकल्पकत्व यत्र अर्थबोधकत्वम् इति अर्थः। शब्दे अर्थबोधकत्व व्यापारः भवति यदा इंद्रिय सहकृतः भवति। इंद्रियम यदा कारणं भवति, केनचित् शब्दः उच्यते, स शब्दः यदा श्रोत्रा श्रवणेन्द्रियेण ज्ञायते तदा श्रवणेन्द्रियेण ज्ञातः सन्नेव स शब्दः अर्थं बोधयति, तत्र अर्थबोधकत्वं सिद्ध्यति। तो अर्थ प्रतिपादकत्वं तस्मिन्नेव शब्दे भवति यत्र प्रत्यक्ष विषयत्वं भवति, अर्थात यह शब्दः उच्चरितः सन् श्रवणेन्द्रियेण ज्ञातः भवति। तो एवं अभिहितान्वयवादिनां तावत् इदम अनपः नवनीयम। तो अभिहितान्वयवादियों के मत से ये कहा गया कि वो तात्पर्य वृत्ति मानते हैं, अभिधा से सामान्य पदार्थ का बोध, तात्पर्य से विशेष पदार्थ के अन्वय का बोध, और वो बाध होने पर फिर लक्षणा व्यापार। तो ये
अभिहितान्वयवादियों के मत में भी ध्वनन व्यापार आवश्यक है, हाँ। ये सिद्ध किया। ये अब अन्विताभिधानवाद में भी व्यंजना की आवश्यकता है, ध्वनन व्यापार की आवश्यकता है, वो बतलाते हैं। तो पहले अन्विताभिधानवादियों का मत उपस्थापित करते हैं। तो यह अपि अन्विताभिधानवादी यत् परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये कृत्वा सर्वत अभिधा व्यापारम एव दीर्घ दीर्घम इच्छति। इस मत का अध्ययन आप लोगों ने काव्य प्रकाश में भी ये किया ही होगा जी। कि यत् परः शब्दः, यस्मिन् परः भवति शब्दः, यस्मिन् अर्थे बोधनाय तत्परः शब्दः, यस्य अर्थस्य बोधनाय शब्दः उच्चार्यते स एव अर्थः तस्य शब्दस्य भवति। तेन यत्र नायिकया भ्रम इति शब्दः प्रयुक्तः भ्रमण निषेधस्य कृते। तो भ्रम इति शब्दस्य विवक्षितः अर्थः वर्तते गोदावरी तटे भ्रमण निषेधः। जी। अतः भ्रमण निषेध रूपः यः अर्थः वर्तते स वाच्यार्थः एव वर्तते, अभिधया एव बोध्यः वर्तते। भ्रम शब्दः यत् परः, तो गोदावरी तटे भ्रमण निषेध परः अयं शब्दः अस्ति। गोदावरी तट भ्रमण निषेध बोधकत्वेन अयं भ्रम शब्दः नायिकया प्रयुक्तः। अतः शब्दस्य भ्रम शब्दस्य व्यापारः अभिधा व्यापारः तावत् गच्छति यावत् भ्रमण निषेधस्य बोधः न भवति। यथा एकः एव शरः एकेन धनुर्धारिणा प्रयुक्तः भवति, तो एकेनैव वेगरूपेण व्यापारेण शत्रोः कवचं भिन्नति मर्मच्छिन्नति एवं च प्राणान् हरति। तथैव एकः एव शब्दः एकेनैव व्यापारेण सर्वं करोति। तो दीर्घ दीर्घ दीर्घातपि दीर्घः अयं व्यापारः वर्तते अभिधा व्यापारः। भ्रम शब्दे वर्तमानः अभिधा व्यापारः भ्रमण रूपम् अर्थं बोधयित्वा तत्र अविश्रान्तः सन् गोदावरी तटे भ्रमण निषेधं बोधयति, तत्रापि अविश्रान्तः सन् स्वच्छन्दाचार रूपम् अर्थं बोधयति। तो यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये कृत्वा सर्वत अभिधा व्यापारमेव दीर्घ दीर्घम ये यह इच्छति। तस्य यदि दीर्घ दीर्घ वर्तते व्यापारः, एकः एव अभिधा व्यापारः दीर्घ दीर्घ अस्ति, तर्हि प्रश्नः भवति स व्यापारः एकः वर्तते इति, तद एको सौ इति स एकः वर्तते व्यापारः इति उच्यते। तो यदा अन्विताभिधानवादिना
उच्येत एकः अस्ति तर्हि खण्डनं क्रियते भिन्न विषयत्वात् कुतः एकः एकस्य व्यापारस्य एकः एव विषयः निश्चितः भवति तो अत्र तु भिन्नाः भिन्नाः विषयाः सन्ति भ्रमण विधि रूपः विषयः वर्तते पुनश्च भ्रमण निषेध रूपः विषयः वर्तते तस्य व्यापारस्य पुनश्च स्वच्छन्दाचार रूपः विषयः वर्तते तो भिन्न विषयत्वात् विषय भेदात् यत्र व्यापार भेदः स्वीकरणीयः यदि उच्यते अनेकः असौ तभी अन्विता विधानवादी कथयिष्यति अनेकः स वर्तते किंतु अनेकः सन्नपि यभिधा शब्दे नैव उच्यते यतो हि यभिधात्व जाति ही सर्वेषु व्यापारेषु अस्ति भ्रमण विधि रूपः जः व्यापारः निषेध विषयकः जः व्यापारः माने भ्रमण विषयकः भ्रमण विधि विषयकः जः व्यापारः भ्रमण निषेध विषयकः जः व्यापारः स्वच्छन्दाचार विषयकः जः व्यापारः स व्यापारस्तु अनेकः अस्ति किंतु एका एव जाति तत्र वर्तते अभिधात्व जाति ही अतः अभिधात्व जात्या सजातीयत्वम् अस्ति तर्हि खंडनं क्रियते नहीं यदि अनेकः व्यापारः वर्तते तर्हि सजातीयत्वं न भवितुम् अर्हति यदि विषय भेदः वर्तते सहकारी भेदः वर्तते अनेकः व्यापारः स वर्तते तो विषयः अपि भिन्नः भिन्नः वर्तते भ्रमण विधि विषयः अस्ति भ्रमण निषेधः विषयः अस्ति स्वच्छंदा चारश्च विषयः अस्ति तब विषय भेदात एवं सहकारी भेदात कारण भेदात असजातीयः एव युक्तः तो असजातीयः स व्यापारः वर्तते अभिधात्व रूपा समाना एका एव जाति ही तत्र नास्ति तो असजातीयः एव वर्तते एवं अग्रे अस्ति सजातीये कार्ये विरम्य व्यापारः शब्द कर्म बुद्ध्यादीनां पदार्थ विद्भिः निषिद्धः अस्ति ये पदार्थम जानन्ति पदार्थविदः सन्ति ये वैयाकरणादयः तैः यदि व्यापारः विश्रान्तः जातः तर्हि पुनः तस्य व्यापारः न भवति तो सजातीयः यः व्यापारः भवति स एकम अर्थम यदि बोधयति तदा
पुनः स व्यापारः न प्रवर्तते। हाँ, सजातीये अस्ति सजातीये च कार्ये विरम्य व्यापारः शब्द बुद्धि कर्म बुद्ध्यादीनां पदार्थ विद्भिः निषिद्धः अस्ति। और यदि असजातीयः व्यापारः उच्यते, असजातीयः पदार्थः बोध्यते तैः, तर्हि तो असमन्वयः एव अर्थात ध्वनन व्यापारः स्वीकरणीयः एव अस्माभिः, माने युष्माभिः अपि स्वीकरणीयः। एवं विकल्पेन अन्विताभिधानवादे व्यापार भेदः साधितः। जी। और ते सर्वे व्यापाराः असजातीयाः सन्ति। अभिधायाम् अभिधात्वम् अस्ति, लक्षणायां लक्षणात्वं वर्तते, तात्पर्ये तात्पर्यत्वम् अस्ति। तो असजातीयाः एते सन्ति और एते सर्वे असजातीय पदार्थ बोधकाः सन्ति। भ्रमण विधित्वम् अन्यत् वर्तते, भ्रमण निषेधत्वम् अन्यत् वर्तते, स्वच्छन्दाचारत्वम् अन्यत् भवति। तो अर्थोपि विजातीयः, व्यापारः अपि विजातीयः, किन्तु शब्दः एक एव। शक्तिमान् वर्तते शब्दः, स एक एव, तस्य शक्तयः त्रयः, तिस्रः अथवा चतस्रः अस्मन्मते स्वीकरणीयः। पुनः अन्विताभिधानवादी वदेत् यत् चतुर्थ्यां कक्षायां यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः वक्त्रा विवक्षितः अस्ति। तमेव अर्थं बोधयितुं शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। चतुर्थ कक्षायां यः अर्थः प्रतीयते तस्य एव अर्थस्य बोधनाय भ्रम शब्दः यत्र प्रयुक्तः, माने भ्रमण निषेध रूपस्य अर्थस्य बोधनाय भ्रम शब्दः प्रयुक्तः। तो भ्रम शब्दः यह वर्तते तस्य अभिधा व्यापार झटिति चतुर्थ कक्षायां यः अर्थः वर्तते तमेव बोधयति, न तो मध्ये अन्यान् अर्थान् बोधयति। तो चतुर्थ कक्षा यो अथ प्रश्नः भवति, यः असौ चतुर्थ कक्षा निविष्टः अर्थः भ्रमण निषेध रूपः अर्थः स एव झटिति वाक्येन अभिधीयते। तो झटिति शीघ्रं, मध्ये व्यापारस्य विरामः न भवति, व्यापारः झटिति तमेव अर्थं बोधयति। तो वाक्येन स एव अर्थः अभिधीयते, अर्थात् अभिधया बोध्यते। ईदृशं दीर्घ दीर्घत्वं यत्र विवक्षितं वर्तते। एवं नास्ति यत् शब्दनिष्ठा अभिधा क्रमेण बोधयन्ति तत्र गच्छति, कि बोधयति पुनः विरमति, पुनः बोधयति पुनः विरमति इति नास्ति। झटित्येव चतुर्थ कक्षायां ज्ञायमानः यः अर्थः तमेव अभिधा विषयीकरोति। तो वाक्येन चतुर्थ कक्षायां निविष्टस्य अर्थस्य
यत विषयीकरणं वर्तते तदेव दीर्घ दीर्घत्वम् अस्ति अभिधाया। तो इत्येवं दीर्घ दीर्घत्वं विवक्षितम्। तर्हि पृच्छति कि तत्र चतुर्थ कक्षायां निविष्टः यः अर्थः तत्र तु वाक्यस्य शब्दस्य संकेतः एव नास्ति। अभिधयात् तु संकेतितः अर्थः बोध्यते। तर्हि तत्र संकेताकरणात् कथं साक्षात् प्रतिपत्तिः। संकेतस्य तत्र अकरणात् मध्ये अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिं विना एव साक्षात् तस्य एव अर्थस्य प्रतिपत्तिः कथं स्यात् इति प्रश्नः भवति अन्विताभिधानवादिनं प्रति। तर्हि अन्विताभिधानवादी वदेत् कि चतुर्थ कक्षायां निविष्टः यः वर्तते अर्थः स असंकेतितः एव भवति। असंकेतितः एव अर्थः बोध्यते। संकेतः स्वीक्रियते निमित्ते सु, अर्थात पदार्थाः ये सन्ति ते निमित्तानि सन्ति। पदार्थ प्रतीतिः निमित्तं भवति, वाक्यार्थ प्रतीतिः अथवा चरमार्थ प्रतीतिः नैमित्तिकं भवति, मने कार्यं भवति। तो निमित्तेषु संकेतः भवति, किन्तु नैमित्तिकः अन्तिमः यः अर्थः वर्तते, विवक्षितः अर्थः, स अर्थः नैमित्तिकः असौ अर्थः वर्तते। चतुर्थ कक्षायां निविष्टः अर्थः नैमित्तिकः वर्तते। निमित्तेषु संकेतः भवति इति संकेतानपेक्षयैव संकेतस्य अपेक्षां विनैव स्वर्थः ज्ञायते इति चेत् यदि एवं उच्यते तदा अभिनवगुप्तः तस्य परिहासं करोति, उपहासं करोति कि आपने कहा कि संकेत होता है निमित्त अर्थ में और नैमित्तिक अर्थ में संकेत नहीं होता। तो पदार्थ संकेतित होगा, वाक्यार्थ संकेतित होगा, लेकिन वो चतुर्थ कक्षा निविष्ट जो अर्थ है वो संकेतित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्विताभिधानवादी कहना चाह रहा है कि शब्द वाक्य के द्वारा पहले चतुर्थ कक्षा निविष्ट जो अर्थ है वही ज्ञात हो जाता है और उसके बाद में ज्ञात होता है पदार्थ। तब तो ये कहा कि श्रोत्रिय है, अयम श्रोत्रियः, श्रोत्रियः नाम व्यवहारानभिज्ञः। श्रोत्रिय शब्दस्य अर्थः वर्तते यः वेदं जानाति, वेदमात्रे एव यः निष्ठः वर्तते। तो बहवः श्रोत्रियाः पूर्वम् आसन् ये व्यवहारं न जानन्ति स्म,
तर्हि श्रोत्रिय इति पदं प्रयुज्य मीमांसकस्य व्यवहारानभिज्ञत्वं बोधयति। अन्विताभिधानवादिनः इति वक्तव्यं तस्य कि पश्य श्रोत्रियस्य उक्ति कौशलम, कि श्रोत्रियस्य उक्ति कौशलम पश्य यो हि असौ पर्यंत कक्षा भाग अर्थः चरम कक्षायां यः अर्थः प्रतीयते तस्य अर्थः यः प्रथमं प्रतीति पथम अवतीर्णः चतुर्थ कक्षायां निविष्टः प्रथम प्रतीति पथम अवतीर्णः यः वर्तते वाक्यार्थः तस्य पश्चात्तनाः मने पश्चात् भाविनः पदार्थावगमाः मने पदार्थस्य ज्ञानानि निमित्तमात् भावं गच्छन्ति इति नूनं मीमांसकस्य प्रपोत्रं प्रति नैमित्तिकत्वम् अभिहितम्। अत्र अभिप्रायः अस्ति मीमांसकः यः अन्विताभिधानवादी अस्ति स कथयति पूर्वं चतुर्थ कक्षायां यः अर्थः वर्तते तस्य प्रतीति भवति, तदनन्तरं पदार्थानां प्रतीति भवति। तो एतत् तु विपरीतं वर्तते। कार्यस्येव सिद्धिः पूर्वं जाता, कारणस्य सिद्धिः पश्चात् भवति। जी। पदार्थ प्रतीतिः पश्चात्तनी भवति और वाक्यार्थ प्रतीतिः या वर्तते सा पूर्वं भवति। तब पश्चात् जायमानः यः पदार्थः वर्तते स पूर्वोत्पन्नं पदार्थं प्रति निमित्तं न भवति। कश्चिदपि पदार्थः स्वपूर्ववर्तीनं पदार्थं प्रति निमित्तं न भवति। तर्हि यत्र पश्चात्तनाः ये पदार्थावगमाः सन्ति ते पूर्वोत्पन्नं चरमवाक्यार्थावगमं प्रति हेतवः कथं भविष्यन्ति। पीछे होने वाला यदि पूर्व होने वाले के प्रति कारण हो तब तो निमित्त कहते हैं कि मीमांसक का कारण उसका प्रपौत्र होगा। पुत्र भी नहीं, पुत्र भी बाद में उत्पन्न हुआ, पौत्र भी बाद में हुआ और प्रपौत्र। तब प्रपौत्र जो है सो मीमांसक की उत्पत्ति का कारण होगा। यदि एवं उच्यते यत पूर्वं जातम चतुर्थ कक्षा निविष्टार्थ बोधम प्रति पश्चात पदार्थावगमाः पश्चात्तनाः पदार्थबोधाः कारणानि भवन्ति निमित्तानि भवन्ति इति यदा उच्यते तदा तु नूनमेव मीमांसकेन वक्तव्यं यत् मम कारणं प्रपौत्रः वर्तते, प्रपौत्रात् अहं जातः। तो नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नैमित्तिकत्वम् अभिमतं कि प्रपौत्रस्य नैमित्तिकः वर्तते, माने नैमित्तिकं कार्यभूतः वर्तते मीमांसकः इति वक्तव्यम्। एवं तर्हि एतावत् यावत् योऽप्यन्विताभिधानवादी इति आरभ्य तन्मतेपि व्यञ्जनायाः ध्वनन व्यापारस्य सत्वं साध्यते
पुनः अन्विताभिधानवाद पक्षतः एव तो प्रश्नांतरम क्रियते यथोच्येत इति। इतः आरभ्य अपरस्मिन् दिने करणीयम अद्य एतावदेव भवतु। अस्तु। गुरुजी, जो अन्विताभिधानवादी संकेतक ग्रह का मना करते हैं कि आखिरी में नैमित्तिक में वहां संकेतक ग्रह नहीं मानते, तो वो इसलिए नहीं मानते कि ताकि वहां पर भी अभिधा से ही व्यापार माना जाए। हाँ, यहाँ एक है ना कि प्रश्न माने ऐसा बन रहा है। देखिए, अथयोसो से कहा तो जी। वो एक वाक्य हम बनाएंगे। वो मीमांसक का कथन है कि वाक्य सुनने के बाद सबसे पहले अंतिम अर्थ जो है, चौथी कक्षा में जो अर्थ है वो ज्ञात हो जाता है, ये कहा। जी। तब फिर ये उत्तर दिया इन्होंने कि वो अंतिम अर्थ संकेतित नहीं है, अतः अभिधा के द्वारा कैसे बोध होगा। तब पुनः मीमांसक कहा कि नहीं नहीं, संकेत हम मानते हैं पदार्थों में। जी। पदार्थ और अंतिम वाक्यार्थ जो है वो असंकेतित ही होकर के ज्ञात होता है। जी। तब फिर कहा कि इसका मतलब है निमित्त में संकेत मानते हैं आप। तो निमित्त मतलब क्या हुआ, पदार्थ प्रतीति, पदार्थ जो है वो निमित्त है। जी। हाँ। तो पदार्थ निमित्त है और नैमित्तिक हो गया अंतिम वाक्यार्थ। हाँ। और पहले आपने कह दिया कि वाक्यार्थ की प्रतीति पहले हो जाती है। जी। तो जब नैमित्तिक की प्रतीति पहले हो गई तो ये बाद में प्रतीत होने वाले जो पदार्थ होंगे यहाँ पर, वो कैसे हो सकते हैं, जी। निमित्त कैसे हो सकते हैं। तो जैसे प्रपौत्र की निमित्तता पौत्र के प्रति नहीं होती है। न, प्रपौत्र की निमित्तता जैसे हो गया कि प्रपितामह के प्रति नहीं हो सकती। जी। या और थोड़ा ले लें तो पौत्र की निमित्तता पितामह के प्रति नहीं हो सकती। या और ले लें तो पुत्र की निमित्तता पिता के पिता के प्रति नहीं हो सकती है, क्योंकि बाद में जो आया वो पहले हुए का कैसे निमित्त बनेगा। जी। तो ये तो कह दिए कि नहीं, पहले जो है अभिधा सीधे जाती है और वही उसी को प्रतीत करा देती है। तो जब वाक्यार्थ की प्रतीति हो गई तो पदार्थ की प्रतीति की कारणता समाप्त हो जाएगी ना। जी। तो ये यही कह रहे हैं। तो पुनश्च हाँ। गुरुजी, जैसे नैमित्तिक को ये संकेत ग्रह नहीं बता रहे हैं, संकेत नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन अभिधा तो संकेत ही को ग्रहण करती है, संकेत ग्राह्य शक्ति अभिधा है, तो वैसे भी नैमित्तिक में नहीं जाएगा, अभिधा से तो अर्थबोध हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये यदि पूर्व पक्ष में मान लें, वो कहें कि जो चौथी कक्षा में अर्थ प्रतीत हो रहा है वो अर्थ उस अर्थ का के बोध में संकेत की अपेक्षा नहीं होती है। पूर्वतन जो संकेत होते हैं ना, वही सहायक हो जाते हैं उसके, और वो असंकेतित हो करके भी ज्ञात होगा। ऐसा यदि वो कहें, तब कहेंगे तो नहीं, लेकिन अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि ऐसा यदि वो कहें तब। जी गुरुजी, अन्विताभिधानवादियों के मत में तो अभिधा तो निमित्त हो जाएगी ना, या वे दीर्घतर व्यापार मानते। अभिधा है वह क्या कहलाएगी, निमित्त या नैमित्तिक? नहीं नहीं, अभिधा तो व्यापार है ना, शब्द निमित्त तो शब्द होता है, वाक्य होता है अर्थबोध का कारण जी। और अभिधा व्यापार है। लेकिन इसके साथ ये है शर्त कि शब्द का संकेतक ज्ञान भी होना चाहिए हमको।
नहीं तो केवल शब्द श्रवण मात्र से पदार्थ ज्ञान या वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो संकेत जो है पदार्थ में मानेंगे और वाक्यार्थ में मानेंगे, यही ना मानेंगे। अन्विता विधानवादी वाक्यार्थ में भी मानते हैं जी। और वाक्यार्थ के बाद जो फिर चौथी कक्षा में अर्थ ज्ञात हुआ वो उसके बोध कराने में संकेत की अपेक्षा नहीं होती है, ये कहेंगे। हाँ, तो अन्विता विधानवादी तो दीर्घ दीर्घतर व्यापार अभिधा का ही मानते हैं। हाँ, नहीं मानते वही हैं। तो गुरुजी चतुर्थ कक्षा में भी जब अभिधा ही हो रही है तो वहां संकेतक ग्रह होना चाहिए ना उनके मत में। तो यही न है कि वहां संकेतक ग्रह नहीं मानते वो। अच्छा। हाँ, तो वो कहेंगे कि संकेतक ग्रह के बिना ही बोध करा देगा वो, और उसमें पूर्व पूर्व जो पदार्थ प्रतीति या वाक्यार्थ प्रतीति हुई ना जो पहले, वो निमित्त हो जाएगी उस प्रतीति का। जी। माने ऐसे चलिए, पद सुनने से पदार्थ की प्रतीति हुई। हाँ। फिर वाक्यार्थ की प्रतीति हुई जी। और वाक्यार्थ की प्रतीति के बाद फिर वो अर्थ प्रतीत हुआ। तो इनके मत में चौथी कक्षा नहीं बनती है। हाँ। क्योंकि ये पदार्थ प्रतीति मानेंगे, वाक्यार्थ प्रतीति मानेंगे और तीसरी कक्षा में हो जाएगी व्यंजना, जिसको कहते हैं इधर व्यंजना मानेंगे तब, या लक्षणा जहां पर वो मानेंगे तो तात्पर्य को नहीं ना मानते हैं ये। तो तात्पर्य नहीं मानेंगे तो होगा पदार्थ प्रतीति और फिर वाक्यार्थ माने पदार्थ की प्रतीति अभिधा ही करा रही है, वाक्यार्थ की प्रतीति भी अभिधा ही ये करा रही है, और वाक्यार्थ की प्रतीति में बाधा होती है तब वहां पर लक्षणा आती है। तब लक्षणा जहां पर होगी वहां पर तो तीसरी कक्षा बन जाएगी और चौथी कक्षा आ जाएगी इसकी व्यंग्यार्थ जिसको कहते हैं उसको। हाँ, तो ये कहते हैं कि चौथी कक्षा में जो ज्ञात होता है अर्थ, वो असंकेतित तो हो करके ही ज्ञात होगा जी। तो उसका ये निराकरण कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह दिया कि नहीं, डायरेक्ट अभिधा चल करके चौथी कक्षा वाले को ही बता देती है। तो चौथी कक्षा वाला जो वाक्यार्थ है वो है नैमित्तिक कार्य है, तो उसका जब ज्ञान हो जाएगा तब बाद में ना फिर पदार्थ ज्ञान होगा जी। और पूर्व वाक्यार्थ ज्ञान होगा। तो बाद में होने वाला पदार्थ ज्ञान, पूर्व वाक्यार्थ ज्ञान, पूर्व उत्पन्न जो है पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण कैसे हो सकता है? जी। अरे यही सब है इनका। हाँ। जी।